25 खबरों के बाद अब खबरें आपके लिए विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले दिखाते हैं आपको ट्रेंडिंग न्यूज। शराब घोटाले पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने सियासी जंग तेज की। बीजेपी कार्यकर्ता का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। आज सिसोदिया की जमानत पे सुनवाई। लालू परिवार की दिक्कतें बढ़ी। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी का छापा। दिल्ली से बिहार और महाराष्ट्र तक 15 ठिकानों पर रेड की गई। महिला आरक्षण के बहाने विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। टीआरएस नेता की कविता की जंतर मंतर पे भूख हड़ताल। 16 सियासी दल शामिल। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के फैसले पर छिड़ी बहस। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होगी केवाईसी। पीएमएल एक्ट भी होगा लागू। अमेरिका से भारत पहुंचा निसार सैटेलाइट वक्त रहते देगा प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी। अगले साल लॉन्चिंग। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं और लंच टाइम में सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे अर्थ सैटेलाइट की। कुदरत के कहर से बचाने वाला ये सैटेलाइट भारत पहुंच चुका है। इसरो और नासा ने मिलकर इस सैटेलाइट को 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया है। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान ने इसे बंगलुरु लाया है। इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च भी कर सकता है। लोहे के इस कंटेनर में कुदरत के कहर से बचने का तकनीकी करिश्मा छिपा है। इसरो और नासा ने जब मिलकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का फॉर्मूला तलाशा तो नतीजा इस सैटेलाइट के तौर पर सामने आया। इस सैटेलाइट का नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार सैटेलाइट गुरुवार को अमेरिका के नासा सेंटर से बेंगलुरु पहुंच गया। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान इस सैटेलाइट को लेकर भारत पहुंचा। लॉन्च होने के बाद यह सैटेलाइट कुदरत में होने वाले बदलावों पर बड़ी बारीकी से नजर रखेगा। यह सैटेलाइट पूरी दुनिया को वक्त रहते तूफान, भूकंप, भूस्खलन, आग, ज्वालामुखी और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देता रहेगा। इस सैटेलाइट को फिलहाल बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है। रडार और सैटेलाइट को जोड़ने के बाद यहां इसके कुछ टेस्ट किए जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। निसार सैटेलाइट के निर्माण में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके मेष रिफ्लेक्टर का व्यास 40 फीट है। ये दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो GSLV MK2 रॉकेट इस्तेमाल कर सकता है। इसे नियर पोल अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। ये 12 दिनों में धरती का एक चक्कर लगाएगा। इस सैटेलाइट का कुछ हिस्सा भारत में बना है, जबकि कुछ हिस्सा नासा ने बनाया है। इसका रडार इतना ताकतवर है कि ये 240 किलोमीटर तक के एरिया की साफ तस्वीरें ले सकता है। निसार सैटेलाइट अंतरिक्ष में पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। धरती पर कुदरत के कहर की जानकारी देने के साथ साथ ये धरती पर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में भी आगाह करेगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ जमा हो चुके कचरे की जानकारी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि निसार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का सबसे बड़ा संयुक्त मिशन है। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। नासा और इसरो के इस साझा प्रोजेक्ट में करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस सैटेलाइट का मकसद प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना है। ये सैटेलाइट 12 दिन में एक बार धरती का चक्कर लगा लेगा और धरती के चप्पे चप्पे की तस्वीरें कैद करेगा। निसार में 2 तरह के L और S बैंड्स हैं। बैंड से प्रकाश के कम या ज्यादा होने के आसार की स्टडी की जाएगी। बवंडर, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्र का जल स्तर बढ़ते समेत तमाम कुदरती आपदाओं से पहले ये अपनी तस्वीरों के जरिए अलर्ट भेज देगा। इतना ही नहीं, धरती पर जमा कचरे और आसमान से धरती पे आने वाले खतरों के लिए भी अलर्ट जारी किया जाएगा। निसार को अगले साल GSLV MK2 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। और चलिए अब बात गोल्ड की। अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है।
क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी मान्य नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से जुड़े हुए तमाम जो नियम हैं उनमें बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। सरकार का यह भी कहना है कि अब केवल 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही मान्य होगा। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार या फिर कोई खास अवसर, हिंदुस्तान के लोग सोने के इन आभूषणों को खरीदना नहीं भूलते हैं। कभी गिफ्ट देने के लिए तो कभी खुद के लिए, लेकिन सोना खरीदते वक्त ग्राहकों को ये भी चिंता जरूर सताती है कि उनका खरीदा गहना खरा है या नहीं, या फिर सोने में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है। ग्राहकों की इन्हीं चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने 1 अप्रैल से अब 31 मार्च के बाद से देश में सिर्फ 6 अंक के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेचे जाएंगे। यानी ग्राहकों को उनके गहनों की पूरी गारंटी मिलेगी और वो तसल्ली से सोने के आभूषण खरीद पाएंगे। सोने की परख अगर आपको करनी है तो आपको समझना होगा कि आखिर सोना कितना खरा है, और शायद यही वजह है कि 1 अप्रैल से बहुत सारे नियमों में चेंज होने वाले हैं। 6 डिजिट कोड के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर कहीं ना कहीं आप सोने की परख कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सोने की सच्चाई क्या है, वो कितने कैरेट का है, क्या वो सही है या गलत है। और इन्हीं नियमों में चेंज करते हुए सरकार ने आम जन के लिए कुछ सुविधाएं दी हैं। इससे पहले देश में 256 जिलों को 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया था। फिर 1 जून 2022 से 32 और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया। यानी अभी तक कुल 278 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू है, जिसे अब पूरे देश में 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। सरकार ने BIS ने ये मैग्नीफाई गिलास हमारे को मैंडेटरी किया हुआ है। हर दुकान में ये गिलास होना जरूरी है। ग्राहक को इसको नजदीक ले जा करके और ये HUID इसको देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर आ जाती है, जो आपके पास सेटिंग करेंगे उससे वो नंबर को BIS के केयर ऐप पे डाल के और वो देख सकता है कि वाकई में इस ज्वेलर से जो लिया है ये सही है, और इसकी गारंटी जिसने हॉलमार्क सेंटर ने की है उसने भी ली है, ज्वेलर की भी है। तो इससे शोषण बचता है ग्राहक का। हालांकि अभी तक 4 अंकों के साथ साथ 6 अंकों के HUID का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी 2 अलग तरह के हॉलमार्क से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। अब सरकार के नए फैसले से 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब केवल 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही इस्तेमाल करना होगा। पहले HUID जो है वो 4 डिजिट का था, तो अभी मार्केट में दोनों HUID चल रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद सिर्फ जो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID है वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। असल में हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गहनों की शुद्धता की पहचान है। ये 6 नंबर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं। इस कोड के जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है और इससे धोखाधड़ी की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर आपने पहले से सोने के जो आभूषण खरीद रखे हैं, अगर जरूरत पड़ने पर उन्हें बेचते हैं, तो क्या सराफा कारोबारी उन गहनों को लेंगे या नहीं? इसका जवाब यह है कि दुकानदार नए हॉलमार्क के बिना सोना या गहना नहीं बेच पाएंगे, लेकिन ग्राहक 1 अप्रैल के बाद भी पुराने हॉलमार्क वाले गहने ज्वेलर को बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोने का नया आभूषण लेकर आए हैं, तो कैसे ज्वेलरी की शुद्धता, वजन और 6 अंकों वाला हॉलमार्क होगा, इसके बारे में भी जान पाएंगे। इन सवालों के जवाब आपको हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा भी दे रहे हैं। आमतौर पर हम गोल्ड को देखते हैं, खरीदने से पहले तो बहुत संदेह करते हैं, कितने कैरेट का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्वेलर जो है वो हमको 22 कैरेट का बोलकर जो है 18 कैरेट का दे रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होती। ऐसे में हॉलमार्क का दिमाग में आता है कि हॉलमार्क ज्वेलरी हो, लेकिन हॉलमार्क में भी कई परिवर्तन करते करते लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हॉलमार्क ज्वेलरी भी सही है या गलत है। 6 डिजिट का कोड कितना इफेक्टिव है और कितना बेहतर है। आप समझिए कि जैसे गाड़ी में चेसी नंबर होता है, इसी प्रकार हर ज्वेलरी पे 2 कानों के टॉप्स हैं, तो दोनों पे अलग अलग चेसी नंबर डला होगा, उसको HUID बोलते हैं। 6 डिजिट में सिर्फ और सिर्फ
HUID नंबर को ग्राहक को BIS के केयर ऐप पे जाके देखना है। उसमें पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, जैसे गाड़ी की मेकिंग होती है, कहाँ पे हुई है, किसने बनाई है, कितने सीसी की है, ऐसी इसमें क्या प्योरिटी है। 18 कैरेट भी है हॉलमार्क, 20 कैरेट की भी है, 22 कैरेट भी है, 23 भी है। तो ग्राहक को पता लग जाएगा कि कौन से कैरेट का मैंने खरीदा और कौन से कैरेट की शुद्धता है, इसका क्या वजन है, हर डिटेल उस BIS के केयर ऐप पे आएगी। अच्छा, एक बार आखिरी बार आप जरा फिर से एप्लीकेशन के माध्यम से समझा दीजिए दर्शकों को हमारे कि आखिर कैसे वो लोग ये जांच सकते हैं कि जो उन्होंने ज्वेलरी खरीदी है वो कितनी सही है। देखिए, ये ज्वेलरी है, इसका हमने HUID नंबर BIS के केयर ऐप पे डाला और इसमें पूरा डिटेल आ गया। ये ज्वेलर का नाम है, ये ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, जिससे कि अगर परिश करना हो तो उसको लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, वो ज्वेलरी नहीं बेच सकता। असाइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का नाम आ गया कि श्री जी हॉलमार्किंग सेंटर। एड्रेस आ गया, दुकानदार का नाम आ गया, इसमें पूरी डिटेल आ गई कि नेकलेस है ये। इसमें आर्टिकल का नाम क्या लिखा हुआ, नेकलेस सेट 22 कैरेट 916। 2 तरह से इसको दर्शाया गया है। किस तारीख को हुआ है, 14 जनवरी 2021 को। यानी कि छोटी से छोटी बारीकी जो है वो कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन है वो बड़ी आसानी से इससे लोग जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है, साधारण शब्दों में आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे गाड़ी होती है उसका एक नंबर होता है और नंबर आप जैसे एप्लीकेशन पे डालते हैं आपको गाड़ी की डिटेल, उसके ऑनर की डिटेल सब कुछ आ जाता है। सेम वैसे ही ज्वेलरी के साथ भी होगा, छोटा पीस हो या फिर बड़ा पीस हो, आप जैसे ही उसकी डिटेल डालेंगे आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ वरुण सिन्हा। तो देखिए, सोने और गोल्ड पर हॉलमार्किंग का नया नियम क्या कहता है ये समझ लिया आपने। अब ये जानिए कि 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे इस नियम को लेकर आम लोग क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है, चलिए देख लेते हैं। गांवों में आम गरीब आदमी, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, खेतों में काम करने वाला, वो जब जाता है सुनार के दुकान पे तो उसको कुछ पता नहीं है साहब कि पीतल है, उसके पास क्या 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 आइडेंटिटी है, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन उसके सामने यह सवाल है कि मेरे बच्चे की शादी होगी, उसमें हम कितना ले जाएं, किस तरह से ले जाएं, किस तरह से करें, कहां से पैसे की व्यवस्था करें, उसका दिमाग सारा उस पर रहता है। वह लेके तो चला जाता है, लेकिन जब उसके सामने परिस्थिति आती है कि इस एसेट का हम उपयोग करें, तो जब उसी सोनार के पास जाता है तो कहता है नहीं, इसमें इतना ही परसेंट सोना है। कम से कम आज होगा ना कि आपका हॉलमार्क है, आप पूरा डाटा जान सकते हैं, सब कुछ आपके बिल्कुल ऑनलाइन होगा, जब मर्जी हो आप बिल्कुल, आप ये है कि मैं अगर 5 रुपया लगा रहा हूं तो कल हमको 5 रुपया नहीं तो 4 रुपया हमको पक्का मिलेगा। मेरा मानना है कि यह बहुत अच्छा डिसीजन है, इससे जो काला धन है वह बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सुनारे जो बेचते हैं सोने को, वो बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं। बट अगर हम देखेंगे इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें हॉलमार्क पता चलेगा, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय। बड़े बड़े शहरों के लोग हैं, उनको पहले से जानकारी होती है कि हमें क्या खरीदना, कैसे खरीदना है ना, तो वो लोग तो नहीं ठगे जाते। लेकिन जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, जो जमीनी लेवल के लोग हैं, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है, कई गाँवों में मैंने विजिट किया है, वहाँ लोकल सुनार आते हैं, गाँव में घूमते हैं, लेकिन लगभग 50% जो कि नकली सामान ग्रामीण लोगों को, बेचारे गांव के लोगों को दे देते हैं। बाद में देखते हैं कोई चीज की वैल्यू, उन्होंने माना कि 1 लाख रुपए की वो चीज खरीदी, बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, वो चीज को वो उनको बेचना पड़ता है, तो वो कम से कम 50,000 की बिकती है, कभी 40,000 की बिकती है। अक्सर लोग इस धांधली से परेशान होते हैं। तो गवर्नमेंट का ये निर्णय है कि मोदी सरकार का, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। सोने के बाद अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को लेकर वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की कोशिश कर रही है। दरअसल कानूनी मान्यता नहीं मिलने के बावजूद क्रिप्टो का कारोबार बेलगाम तरीके से जारी है। ऐसे में सरकार ने अवैध कारोबार की नकेल कसने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्रिप्टो कारोबार का इस पर क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से जुड़े वित्त मंत्रालय के ताजा नोटिफिकेशन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। वित्तीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने एक तरह से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को मान्यता दे दी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित ट्रांजैक्शन और एसेट अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे। साथ ही क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स और इससे जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी जरूरी होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सरकार ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करके एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि इस कदम से क्रिप्टो करेंसी में अब 2 नंबर का पैसा लगाना काफी हद तक कम हो जाएगा। अब जब पीएमएलए गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी, केवाईसी कंपलसरी हो जाएगा सब इन्वेस्ट करने वालों के लिए, तो उसका मतलब यह है कि अब 2 नंबर का पैसा आगे नहीं लग पाएगा, और अगर कोई 2 नंबर का पैसा लगाने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट सरकारी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि साल 2022-23 के बजट में वित्त मंत्रालय क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के लिए एक नया सेक्शन 115 BBH ले आया था। इस सेक्शन में मुख्य तौर पर 3 प्रावधान थे। क्रिप्टो ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन पर हुए फायदे पर निवेशक को फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। जब भी रेजिडेंट सेलर क्रिप्टो बेचेगा, हर ट्रेड या लेनदेन पर 1% TDS लगेगा। ये TDS 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। पिछले साल के बजट में क्रिप्टो को लेकर सेक्शन 115 BBH इंट्रोड्यूस होने के बाद से ही जानकार ये मानने लगे थे कि मजबूरी में ही सही सरकार इसे मान्यता देने की कोशिश कर रही है, जबकि रिजर्व बैंक शुरू से ही क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को लीगल टेंडर मानने से इनकार करता रहा है और इसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी करता रहा है। बावजूद इसके भारत में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन बदस्तूर होता रहा है। वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन से इतना जरूर हो गया है कि जांच एजेंसियों को ब्लैक मनी के लेन देन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस या जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, जिन ट्रांजैक्शन से सस्पिशन होता है, शक उत्पन्न होता है, उनको रिपोर्ट किए जाने की संभावना है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स कोई भी क्लाइंट करेगा, वहां अगर कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है या ऐसा लग रहा है कि गलत ट्रांजैक्शन है, तो वहां फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU को शायद रिपोर्ट किए जाने की संभावना है। नए नोटिफिकेशन के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जांच एजेंसियां इसे कैसे लागू करेंगी और इनका दायरा क्या होगा। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही कई क्रिप्टो कंपनियों की जांच कर रही हैं। बहरहाल सरकार की मंशा ये है कि अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो कम से कम आम निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से जुड़े किसी भी प्रोसेस पर उनकी नजर है और वो इस पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी और स्पष्ट बनाने के लिए लगातार जो भी चीजें करनी होंगी सरकार वो करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर सरकार यही चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी से अगर आम आदमी जुड़े तो पूरी सुरक्षा के साथ जुड़े, उसके साथ किसी भी तरह की कोई ठगी या फ्रॉड न होने पाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और आइए बात करते हैं 2 मुख्यमंत्रियों की, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तो टनकपुर चंपावत में राफ्टिंग का मजा लिया, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाली महिला पुरुषों के साथ ढोल बजाते हुए जमकर थिरके। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने वक्त को एंजॉय किया है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में एक अलग अंदाज में नजर आए। हमेशा धीर गंभीर रहने वाले धामी ने यहां पूर्णगिरी मेले का शुभारंभ करने के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाया। सीएम धामी ने भारत नेपाल सीमा पे शारदा नदी में राफ्टिंग का मजा लिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एडवेंचर टूरिज्म में टनकपुर और शारदा नदी देश में ही नहीं विश्व के नक्शे में उभरेगी। उन्होंने कहा कि पूर्णगिरी दर्शन को आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के साथ ही राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संधाली महिला पुरुषों के साथ ढोल बजाते हुए जमकर थिरके हैं। असम में मुख्यमंत्री रामगढ़ जिले में अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों के साथ ढोल बजाया और उनके साथ डांस भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सपरिवार के साथ बाहा पर्व मनाने के लिए अपने पैतृक आवास नेमरा गए थे, जहां उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ कुल देवता की पूजा भी की है। और अब बात धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। वहां भी बेटियों के चर्चे हैं। अपने हुनर से वो नया इतिहास रच रही हैं, साथ ही समाज में लोगों के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं। असल में सरकार की तरफ से घाटी की लड़कियों को मुफ्त में स्की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग कैंप फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में लगाया गया है, जिसमें 45 लड़कियां शामिल हुई हैं। वहां दूर तक बिछी बर्फ की सफेद के ऊपर ये लड़कियां अपने हुनर का प्रदर्शन करती नजर आई। इस दौरान कोच उन्हें इस खेल से जुड़ी बारीकियां समझाते दिखाई दिए। असल में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से हर साल एक तरह के कैंप को लगाया जाना है। इसमें हिस्सा लेने वाले छात्रों को सभी जरूरी चीजें मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे से सिखाते हैं और मैं लेजेंड स्कूल से हूँ और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी गुलमर्ग आए, स्की करें, विजिट करें। या बहुत अच्छा ये वेदर भी फिलहाल है, बहुत एंजॉय हो रहा है और ये जो कोर्स है बहुत फायदेमंद है हमारी फ्यूचर के लिए। और जो गुलमर्ग प्लेस है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं बाकी लोगों से बोलना चाहती हूँ, आप आइए, आप गुलमर्ग देखिए, एंजॉय कीजिए और अगर हो सके तो स्कीइंग कोर्स भी कीजिए। नागपुर की तस्वीर दिखाते हैं आपको। नागपुर की जोया शेख ने विदेशी भूमि पर देश का परचम बुलंद किया है। अपनी काबिलियत के दम पर जोया ने मिसेस यूनिवर्स पेजेंट प्रतियोगिता में तीसरी रनर अप का खिताब हासिल कर इतिहास रच दिया है। बुल्गारिया की धरती पर आयोजित हुए इस समारोह में जोया ने कई देशों से आई हुई सुंदरियों को पछाड़कर ये मुकाम अपने नाम किया। सिर पर ताज और एक नहीं बल्कि 3 सैश के विजेता ये है नागपुर की जोया शेख, जिन्होंने विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन किया है। जोया ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स पेजेंट प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रतियोगिता में उन्हें कुल 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित हुई, जहां से अब जोया स्वदेश लौट आई। अपनी सफलता पर उन्होंने खुशी जताई और ये भी उम्मीद जताई कि एक दिन ये पेजेंट किसी भारतीय महिला के नाम जरूर होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको जाने और लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करें। जिन भी औरतों को, जिन भी वुमेन्स को ये ख्वाहिशात होती है कि हमें ऐसे पेजेंट पे जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा पेजेंट है। जैसे मिस यूनिवर्स को हर कोई जानता है, बट मिसेस यूनिवर्स को हर कोई नहीं जानता है। अभी तक इससे कोई अवेयर नहीं, बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, ये सभी को लगता है कि अभी तक 45 इयर्स में कोई भी इंडियन बनकर नहीं आई है, तो शायद इसलिए लोग इसे अवेयर नहीं है कि मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हो सके। कोई न कोई एक इंडियन कभी ना कभी मिसेस यूनिवर्स का विनर का खिताब लेकर इंडिया में आए, तो मुझे बहुत प्राउड होगा उस दिन। भारत का नाम रोशन करने वाली जोया सिराज शेख भारत की पहली महिला है जिसने ये उपलब्धि अपने नाम की है। इस पेजेंट में उन्हें मोस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथ ही जोया को मिसेज यूनिवर्स ब्रिलियंस अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें टॉप 25 मिसेज यूनिवर्स की श्रेणी में जगह मिली और मिसेज यूनिवर्स 3rd रनर अप से सम्मानित किया गया। जोया ने ये सम्मान हासिल कर दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं को प्रेरित किया है। अपने भरोसे, कड़ी मेहनत और अपने सपने को हकीकत में बदलने के जुनून ने ही न सिर्फ जोया को सफल बनाया, बल्कि महिलाओं की शक्ति और दृढ़ संकल्प का शानदार उदाहरण पेश किया है। नागपुर से योगेश पांडे, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वडोदरा के एक टैटू आर्टिस्ट की। इरादे चट्टानी हो और जज्बा जीत का हो तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी आसानी से हासिल होता है। ये करिश्मा कर दिखाया वडोदरा के टैटू आर्टिस्ट ईशान राणा ने। राणा ने लगातार 91 घंटे तक टैटू बनाकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने यूक्रेन के टैटू आर्टिस्ट के 63 घंटे के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया।
ये जश्न है फौलादी इरादों की जीत का। ये जश्न है नया विश्व कीर्तिमान बनाने का। और ये कीर्तिमान बनाया है वडोदरा के टैटू आर्टिस्ट ईशान राणा ने। लगातार 91 घंटे तक टैटू बनाकर ईशान राणा ने न सिर्फ यूक्रेन के टैटू आर्टिस्ट डेनिज आर्किपोव के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, बल्कि इस रेस में उन्हें इतना पीछे छोड़ दिया कि दूसरा कलाकार राणा के रिकॉर्ड को तोड़ने का विचार बमुश्किल ही मन में लाएगा। डेनिज आर्किपोव ने लगातार 63 घंटे टैटू बनाकर यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ईशान राणा ने लगातार 91 घंटे तक टैटू बनाकर 28 घंटे का लगभग अपराजेय मार्जिन हासिल कर लिया है। राणा कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे। ये रिकॉर्ड का पहले प्रिपरेशन काफ़ी सालों से मैं कर रहा था, तो सडन मुझे लास्ट ईयर मुझे उसका मिल गया, अप्रूवल मिला और मैंने सब मेरी गाइडलाइंस दिखाई, मैंने बात की कि भाई किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। ईशान राणा ने 25 जनवरी को बने डेनिज आर्किपोव के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 3 मार्च को दोपहर 3:30 बजे बुलंद इरादों के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत की। ईशान राणा ने तब हर 4 घंटे के अंतराल पर 20 मिनट के ब्रेक के साथ लगातार 120 घंटे टैटू बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। आगाज बुलंद इरादों के साथ हुआ, इसलिए अंजाम भी शानदार रहा। काबिले गौर है कि साधारण परिवार और बैकग्राउंड की वजह से ईशान राणा को शुरू में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन अपने चट्टानी इरादों की वजह से उन्होंने सारी बाधाओं को पार कर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कोई मीडिएटर नहीं मिला, कोई कॉल लॉग नहीं मिले उनके, तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी हार्डवर्क हुआ कि मैं मेरे टर्म्स एंड कंडीशन कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, या ऐसा मेल होता है तो मैं कैसे मेल कर सकूँ, क्योंकि जबकि मैं मीडिया क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था, मेरा एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं था, तो मैंने कहीं ना कहीं ऐसे तैसे करके भी एडजस्ट किया अपने आप को और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। ईशान राणा को गुजराती धरोहर और संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए उनके टैटू की थीम भी गुजराती इतिहास और संस्कृति से जुड़ी है। सूरसागर झील में विराजमान सर्वेश्वर महादेव ईशान के टैटू के मुख्य आकर्षण बने। साफ है कि अपने फौलादी इरादों और बुलंद जज्बों की वजह से ईशान ने हिंदुस्तान के साथ ही गुजरात का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंडीगढ़ को मॉडर्न ही नहीं ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे हर जगह प्लानिंग के साथ सब काम किए गए हैं, चाहे सड़कें हो या ऑफिस हो या लोगों के लिए रहने के घर, हर कुछ बहुत ही सलीके से बसाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शहर बनकर कैसे तैयार हुआ था? आखिर इस नए शहर की जरूरत क्या थी जो आजादी के तुरंत बाद इसकी नींव रख दी गई? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। साफ सुथरी सड़कें, सड़कों के किनारे हरियाली, हर सड़क मानो कोई कहानी लेकर बैठी हो। 1948 में जब इस शहर की परिकल्पना की गई थी, तब यहां पर ऐसा शानदार शहर बसेगा किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन जब चंडीगढ़ शहर बसा तो हर कोई इस शहर का दीदार करना चाहता है। इस शहर की प्लानिंग जिस आर्किटेक्ट ने की थी, उनका नाम है ली कार्बूजियर। इसलिए चंडीगढ़ शहर में उस जगह को खास बना दिया गया है जहां इस शहर की रचना तैयार की गई थी। इस म्यूजियम में आकर आप चंडीगढ़ शहर को बनता हुआ देख सकते हैं। आप उनको गौर से सब देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको आपके सामने शहर बनता हुआ नजर आएगा कि किस तरह से, जो कि शहर था ही नहीं, वो किस तरह से बना, उसके बनाने में किस किस तरह की दिक्कत आई, जीरो से, जिसको हम कह देते हैं स्क्रैच से शुरू करके अंत तक पहुंचना। आज तो हम जो देखते हैं चंडीगढ़ को बहुत खूबसूरत शहर है, तो वो ये कल्पना करना कि उस समय कैसा होगा, ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चंडीगढ़ शहर में ली कार्बूजियर सेंटर का अलग ही महत्व है। यहाँ पर जब शहर को बसाने का काम चल रहा था, उस वक्त की तस्वीरें आज भी जीवंत हैं। उस दौर के फोटोग्राफ, मेन होल कवर फर्नीचर, हाथों से लिखी चिट्ठियां,
जैसी प्राचीन वस्तुएं पर्यटकों को ही नहीं आर्किटेक्ट को भी आकर्षित करती है। ली कॉर्बूजियर इज अ फ्रेंच आर्किटेक्ट जिसने पूरे चंडीगढ़ को प्लान किया है। तो हम देखने आए थे यहाँ पे कि कैसे कैसे उन्होंने प्लान किया और क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसमें चंडीगढ़ को मतलब बहुत ही अच्छी एक इंट्रोडक्शन देता है। पुरानी चीजें जो ली कॉर्बूजियर ने रखी हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपने टेबल्स, चेयर्स या जो भी पुरानी चीजें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग आके यहाँ पे विजिट करें। गैलरी में हमारे पास यहाँ पे चंडीगढ़ का सबसे बड़ी मैनुअल है, फिर यहाँ का फर्नीचर डिजाइन के बारे में है, देन चंडीगढ़ के जो बेसिक सबसे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ओपन हैंड जो कि बनाया गया ली कॉर्बूजियर के द्वारा, सो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। ली कॉर्बूजियर ने इस शहर को बसाने के लिए 4 कार्यों को जरूरी माना था: आवास, काम करने की जगह, यातायात और मनोरंजन। इसलिए बिल्डिंग के ऊपर जो हाथ बना है इस शहर की प्लानिंग को बताता है। कॉर्बूजियर ने शहर को 2 चरणों में बनाने की योजना बनाई थी, जहां पहले चरण में 1.5 लाख लोगों के लिए सेक्टर 1 से 30 शामिल होंगे, जबकि सेक्टर 31 से 47 में लगभग आधा मिलियन की घनी आबादी होगी। चंडीगढ़ शहर को इसलिए बसाया गया था क्योंकि देश के बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए सरकार को लगा कि इसकी कमी कैसे पूरी की जाए, क्योंकि पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत तो थी ही, आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी एक शहर की जरूरत थी। मर्चेंट्स भी थे, लाइक पढ़े लिखे लोग, आपके टीचर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पोएट्स हो गए, सब लोग थे जिनको लाहौर छोड़ के आना पड़ा। तो सिर्फ एक रिफ्यूजी सेटलमेंट नहीं बनाना था, एक नया शहर बनाना था जिसमें वही कल्चर, वही वाइब्रेंसी हो जो लाहौर में थी। इसलिए डिसाइड किया गया नया शहर बनाएंगे। तो उसके लिए तैयारी 1948 में ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले चंडीगढ़ शहर की प्लानिंग का जिम्मा अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर और पोलिश आर्किटेक्ट मैथ्यू नोविकी को दी गई थी, लेकिन नोविकी की मौत के बाद ये जिम्मेदारी कॉर्बूजियर और उनकी टीम को सौंपी गई, जिन्होंने इस शहर का मास्टर प्लान तैयार किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है चंडीगढ़ शहर को बनाने का काम सिर्फ कॉर्बूजियर ने किया है, बल्कि भारतीय इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट का भी उतना ही योगदान है। चीफ आर्किटेक्ट थे, चीफ इंजीनियर थे उस टाइम पे पीएल वर्मा, जो हमारे एक आईसीएस ऑफिसर थे, चीफ कमिश्नर एएल फ्लेचर। सबसे ज्यादा योगदान उन लोगों का है क्योंकि उनका विजन था कि एक गार्डन सिटी बने, एक ऐसा शहर बने जो मॉडर्न भी हो पर रूरल भी हो। तो जो हम चंडीगढ़ को आज देखते हैं वो बहुत कुछ उनके विजन का रिजल्ट है। चंडीगढ़ को पहले पंजाब की राजधानी के तौर पर विकसित किया गया, लेकिन 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो हरियाणा के लिए भी नई राजधानी की जरूरत थी, लेकिन चंडीगढ़ शहर पर ही इस जिम्मेदारी को डाल दी गई। इस शहर का मास्टर प्लान भी ऐसा था जो आज 2 राज्यों की राजधानी होकर भी बड़े आराम से प्रशासनिक ही नहीं, रिहाइश और कारोबार के लिहाज से भी नायाब बना हुआ है। ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे, चंडीगढ़। 8 मार्च को भारत आए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान व्यापारिक और सामरिक समेत तमाम द्विपक्षीय मसलों पर संबंधों को लेकर और मजबूती देने पर दोनों ने बातचीत की है। अल्बनीज ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात की है। मुलाकात के ठीक बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और बयान जारी कर कहा कि अल्बनीज की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। भारत यात्रा पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को आज राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अल्बनीज कल यानी 11 मार्च को वापस अपने देश लौट जाएंगे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, तो डालते हैं नजर आज के विचार पर। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। बिल्कुल मिल गई होंगी और इस दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मेन्यू के साथ मुलाकात होगी अब आप सभी के साथ लंच टाइम में सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।